नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले लेकिन बात कोरोना वायरस की, जिससे निपटने के लिए सीएम एक बैठक लेने वाले हैं। सभी जिलों के कलेक्टर, सीएमएचओ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों पर समीक्षा होगी। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे। और अब आज जो बैठक होगी वो बेहद खास होगी। सभी जिलों के कलेक्टर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएमएचओ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे कोरोना को लेकर बड़ी बैठक होगी। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए। युगल, कोरोना को लेकर शाम 4 बजे जो बैठक होगी उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? कोविड को लेकर तमाम राज्यों को अलर्ट जारी किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए नए वेरिएंट की एक बार फिर से धमक हुई है और ऐसे में काफी घातक रहा है। बीते वर्ष जब कोरोना रहा, लगभग 3 सालों तक पूरी व्यवस्थाएं जो चौपट रही है, लगभग 16,000 लोगों की मौत हुई है। और अब कोरोना को लेकर के एक बार फिर से केंद्र सरकार ने जो अलर्ट जारी किया है, उसे लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ और तमाम जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा जुड़ेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश है वो जारी करेंगे। जैसे आप सभी को पता है और कि जब भी इस तरह के जो कोरोना के नए वेरिएंट सामने आते हैं, तो ऐसे में कोविड गाइडलाइन का पालन करना उनके बचाव के ही एक बेहतर उपाय होते हैं। तो अब हम सभी के ये दायित्व भी बनता है कि ऐसे में जब कोरोना की दस्तक शुरू हो रही है, कुछ राज्यों में इसके नए वेरिएंट पाए गए हैं। साथ ही साथ एक मामला बिलासपुर में भी प्रकाशित हुआ है। तो ऐसे साफ जाहिर है कि इन सभी को लेकर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बेहतर जो चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश है वो जारी होंगे। और इस तरह की एक अहम बैठक है। ठीक है, चलिए देखने वाली बात की क्या कुछ उस बैठक में होता है। बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ की आज की सबसे बड़ी जानकारी, विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 9 विधायकों को आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि पुराने के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। कैबिनेट में एकमात्र महिला लक्ष्मी राजवाड़े को शामिल किया गया है। पहली बार विधायक बनी राजवाड़े मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की मंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। ये भी बता दें कि 90 सदस्यीय विधानसभा वाले राज्य में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। 9 विधायक के आज शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें कि एक खुद मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम भी है। तो लगातार ये हलचल आप देख रहे हैं किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पूरा क्रम सामने आता है। बहुत लंबा मंथन मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के चेहरों को लेकर, उसके बाद कैबिनेट, यहां पर भी मंथन की स्थिति चली है, लेकिन बहुत अच्छे से सेटल किया गया है, ये माना जा रहा है अलग अलग राजनीतिक पंडितों की तरफ से। विष्णुदेव साय के 9 रत्न, कौन कौन वो प्रमुख चेहरे हैं जो लगातार कैबिनेट में एक जिम्मेदारी संभालते हुए उन चेहरों को चर्चाओं में देखा जा रहा था। लगातार बातें इन चेहरों को लेकर हो रही थी। सिलसिलेवार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाएंगे कि कौन कौन से वो प्रमुख चेहरे रहने वाले हैं जो 9 रत्न यानी कि विष्णु के 9 रत्नों के तौर पर अब पहचान रखने वाले हैं। सबसे प्रमुख नाम जिनमें बृजमोहन अग्रवाल का आता है, सामान्य कैटेगरी से आते हैं, 8वीं बार विधायक बने, सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। बिल्कुल, और शिक्षा के मामले में LLB 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सबसे ज्यादा अनुभवी विधायक। दूसरा चेहरा राम विचार नेताम, ST जाति, और 6 बार विधायक बने, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। शिक्षा में उन्होंने स्नातक कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद केदार कश्यप का नाम आता है, 4थी बार विधायक बने हैं, शिक्षा स्नातक ग्रेजुएट हैं, 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश महामंत्री के पद पर भी रहे हैं। बस्तर संभाग से आदिवासी वर्ग का एक बड़ा चेहरा केदार कश्यप। दयालदास बघेल जो कि SC है जाति के तौर पर अगर हम देखें तो 4थी बार विधायक बने हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री वो रह चुके हैं। मंत्री रुद्र गुरु को हराया है, SC वर्ग के बड़े नेता में गिने जाते हैं। और
मंत्री लखनलाल देवांगन, जिन्होंने शपथ ली है। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, सीधे आपको सुना देते हैं। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी। लखनलाल देवांगन जी, बड़ा दायित्व तो मिला है, अब कैसे निभाएंगे? बड़ा दायित्व तो मिला है। हमारे वरिष्ठ नेताओं की मार्गदर्शन पर हम छत्तीसगढ़ की समग्र विकास करने की कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजनाएं हैं वो एक एक व्यक्ति को कैसे पहुंचे, इसके लिए प्रयास रहेगा। हमारे मोदी के नाम से गारंटी जो वादा किए हम जनता के बीच में जाकर, उस एकक यादव पर हम खरा उतरे। मोदी की गारंटी जो दी है, आवास आपने दे दिया, धान का भी 25 तारीख को मिलने वाला है, और भी वादे किए हैं, क्या वो पूरे होंगे? सारी वादा पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको करती है। अभी 18 लाख आवास की दस्तखत हो गया, कल हमारे सत्र चल रहा था महतारी बंधन, उसका भी आ गया। किसानों को धान खरीदी का है, सारी चीज हमने जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे। मंत्री को हराकर आप यहाँ तक आए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी अब आपके पास दायित्व। बाकी वहाँ की जनता ने जनबल का समर्थन किया, धन बल को ठुकराया और भारी बहुमत के साथ में मुझे वहाँ से कमल फूल से विजयी बनाया। इसके लिए मैं कोरबा की जनता को धन्यवाद देता हूँ। ये थे लखनलाल देवांगन जी, जिन्होंने कहा धन बल और जनबल में जनबल की जीत हुई है। कैमरा 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी अब फिर से मंत्री। प्राथमिकताएं हैं और गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, सबके भविष्य को संवारना, और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त कर इतना बम्पर बहुमत दिया उसको पूरा करना, ये हमारी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार को आपने खूब उठाया जब विपक्ष में था, अब क्या कार्रवाई किस तरीके से होगी? आगे आगे देखिए होता है क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 15 साल में विकास जो आपने किए हैं वो इस बार अब किस दिशा में? अब वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। 15 साल के अधूरे कामों को हम पूरा करेंगे। सर, संगठन से विभाग या दायित्व को लेकर कुछ चर्चा? देखिए, इस बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। वो जो निर्णय करेंगे वो हमको सिरोधार्य होगा। ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा कि दायित्व का सफलता से निर्वहन करेंगे। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल को लेकर। हालांकि 9 विधायकों ने शपथ ले ली है। अशोक बजाज बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से सत्यप्रकाश जी हमारे साथ हैं और आकाश सहयोगी साथ जुड़ गए हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। सबसे पहले अशोक जी आपके पास, मंत्रिमंडल में जिन हालांकि अशोक जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे, तकनीकी खराबी आ गई है, वापस से जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ सत्यप्रकाश जी जुड़े हुए। सत्यप्रकाश जी, आप छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के लिए क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है बीजेपी ने किस स्ट्रैटेजी को आजमाया है? देखिए अंशिका जी, सबसे पहले तो जितने विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं इन्होंने जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, जनता से जुड़े जो मुद्दे को वादे किए थे उन पर काम करेंगे, उनको पूरा करेंगे। और नहीं करेंगे तो खैर हम तो विपक्ष नेता, जो हमारा काम होता है, जो फर्ज बनता है, वो तो हम सदन से सड़क तक लड़ते रहेंगे। और देखिए, आज जो मंत्री पद की शपथ हुई, इसमें महत्वपूर्ण बात सोचने वाली ये है कि 9 मंत्रियों ने शपथ ली है, मतलब अभी भी एक जो पद है वो अभी भी खाली है। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण, इतने दिनों बाद मंत्रिमंडल का गठन होता है, उसके बाद अभी भी एक पद खाली है, तो अंदर क्या खिचड़ी पक रही है वो जनता भी देख रही है। उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, उनका अंदरूनी मामला है, मगर देखिए फिर भी जनता का अनहित नहीं होना चाहिए, जनता के हित के काम होने चाहिए। अभी एक चीज और देखिए, महतारी बंधन, जिसका इन्होंने सीना ठोका कि हमको महिलाओं ने सबसे ज्यादा समर्थन दिया, महिलाओं ने हमको आशीर्वाद दिया। तो आप देखिए, पहले तो इन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अब 9 जो मंत्रियों ने शपथ ली उसमें भी एक महिला है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी सोच रही है कि उनके साथ अपमान हुआ है कि सबसे ज्यादा हमने उनको समर्थन दिया, वोट दिया, महतारी बंधन योजना के तहत दिया है, उसकी वजह से एक तो उस योजना का भी आता पता नहीं है, बजट में इतना कम प्रावधान किया गया, जो अनुपूरक बजट आया उसको कब से मिलेगा वो नहीं, फिर महिलाओं में से सिर्फ एक महिला का बनाते हैं, और वो भी वो बनाना तो मजबूरी है, जैसे कुएं में पानी भरना है तो वही वाली बात है, मंत्रिपरिषद गठन करना तो उसमें एक महिला तो रखना ही पड़ेगा। तो ये भी महिलाएं देख रही है कि जनता देख रही है, तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को ठगा गया है। फिर जो दूसरी जो एक समाज की बात करते हैं कि साहू समाज ने हमको बहुत समर्थन दिया, उसमें भी देखिए पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है साहू समाज से, मंत्रिपरिषद में है नहीं कोई, तो वो भी समाज देख रहा है। खैर अब उनका अंदरूनी मामला है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का अपमान हुआ है इसमें, और अब उनके पास काम यह है कि वो काम जो उन्होंने घोषणा की थी वो करना पड़ेगा, नहीं तो महिलाएं भी इंतजार में है पहले कि भाई दिसंबर से मिलने वाला तो मिल नहीं रहा है, किसान भी इंतजार में है, और हम तो खैर विपक्ष के नाते जो है वो मुद्दे उठाते रहेंगे। चलिए जवाब लेंगे बीजेपी से, कोशिश करेंगे कि उनके नेता से बातचीत हो पाए। आकाश आपके पास चल रहे हैं, बताइएगा कि जमीनी स्तर पर रिएक्शन क्या है जनता का? ये जो नाम 9 मंत्रियों के तौर पर पार्टी ने रखे हैं, कितनी संतुष्ट है जनता?
जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है बीजेपी में पिछले 15 साल को देखिए, अब देखो काफी चौंकाने वाले जो नाम आए हैं, चेहरे आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने जो बड़े नेता थे उनको साइड कर दिया गया है, कुछ नेताओं को लिया गया है, इसके साथ ही नए चेहरों को मौका दिया गया है। साफ संदेश है कि बीजेपी मोदी की गारंटी को पूरा करेगी और केंद्र के जो दिशा निर्देश है उस पर चलेगी। इसके लिए तमाम वो फैसले लिए जाएंगे जो मंत्रिमंडल में, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है इसके बाद दायित्व इनको दिया जाएगा, विभाग का बंटवारा किया जाएगा। हालांकि ये भी केंद्रीय संगठन के निर्देशों के आधार पर होगा। जनता में भी काफी उत्साह है, क्योंकि 15 साल भाजपा की सरकार रही, उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई, अब फिर भाजपा वापसी कर चुकी है, तो इसमें कई वादे किए हैं, उसको पूरा करने की भी अब उम्मीद है। तो जनता उत्साह के साथ इस उम्मीद में भी है कि अब उन्होंने जो वादा किया है वो जल्द ही पूरा हो पाएगा। जी, देखना होगा कि आखिर इसका असर कितना पड़ता है जनता पर। आगे बढ़ेंगे, मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, आप क्या समझते हैं, बीजेपी ने किस विजन के तहत इस मंत्रिमंडल को बनाया और जो नेताओं को इसमें शामिल किया गया है, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी आप क्या समझ पा रहे हैं? और देखिए, बहुत स्पष्ट है जिस तरीके से पूरे मंत्रिमंडल में मिले जुले नाम सामने आए हैं। नए लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, पुराने नामों को कम दिया गया है। कहीं ना कहीं पिछले 15 वर्षों के दौरान भाजपा ने जिस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना किया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को काफी हद तक फिर से फॉर्म में लाने की कोशिश की है। लेकिन एक बात जो पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की देखने में आई थी कि भारतीय जनता पार्टी की नई लीडरशिप नहीं आ पाई थी और भारतीय जनता पार्टी अब जो है अगली जनरेशन की ओर मुखातिब होना चाह रही है और यही कारण है कि नए लोगों को इन्होंने शामिल किया है और नए लोग कहीं ना कहीं भाजपा की अपनी एक उम्मीदें हैं कि ये लोग आकर के नए जो मतदाता हैं या जो नया विजन है उससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को लाभान्वित करेंगे। राज्य जो है विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और जो एक कमिटमेंट है बीजेपी का वो कम से कम पूरा करने में जो है ये लोग सहायक बनेंगे। ये मुझे लगता है एक बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की है। यानी कि समय लिया लेकिन नपा तुला कैबिनेट तो जरूर प्रदेश को दिया है। लौटेंगे आपके पास हम। सत्यप्रकाश जी, कुछ चीजें जिन्हें लेकर आपकी नाराजगी हमने सुनी है, आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग एक पैरामीटर क्या होना चाहिए, किस आधार पर कैबिनेट में सिलेक्शन होना चाहिए? आप मानते हैं कि अच्छे सिलेक्शन है, चेहरे ठीक हैं भाजपा की तरफ से? देखिए अवंतिका जी, आप वो तो उनका अपना व्यक्तिगत विशिष्ट कार्य मुख्यमंत्री जी का, हालांकि मुख्यमंत्री जी के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब चीज वहां केंद्र से होके आएगा, वो अलग चीज है। मगर ये भाजपा का अंदरूनी मामला किसी को भी बना है। बस मेरा और मेरी पार्टी का ये कहना है कि आप महिलाओं का जिसका आपको सबसे ज्यादा समर्थन मिला उनका सम्मान आपने कहां रखा है? आपने उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया, मुख्यमंत्री छोड़ दिए, उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया, फिर अभी एक ही महिला को आपने शपथ दिलाया, तो उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ। ये मेरे कहने मतलब, बाकी कोई भी पार्टी, हमारी पार्टी उनकी पार्टी, वो तो अंदरूनी मामला होता है, पार्टी का विशेष कार्य है। मुख्यमंत्री जो जिसको चाहे उसको बना सकते हैं, मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है महिलाओं के बारे में। और अब जब चलिए हटा दीजिए, मंत्री ने शपथ ले ली है, सब चीज हो गई है, तो आप काम कीजिए ना। अभी भी आप विभाग नहीं बांट रहे, पहले आपने इतना लेट कर दिया, जनता के जो वादे किए वो अभी भी लेट चल रहे हैं, फिर आपने लेट कर दिया मंत्री गठन करने, अब शपथ के बाद अभी विभाग नहीं बांटा आपने, अब उसमें आप दिल्ली जाएंगे, तो ये लेट पे लेट की जनता का हित जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। जैसे मैंने बोला, किसानों की धान की खरीद की बात हो जाए, महिला वंदन की बात हो जाए, 2 लाख कर्जे की बात इन्होंने की थी, तो जो जो जनता से जुड़े जो मामले थे वो लेट हो रहे हैं, उसमें आपको जल्दी से काम करना पड़ेगा। की बात कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी, आकाश से पूछ लेती हूँ। आकाश इस वक्त वहीं पर है, ग्राउंड जीरो पर। आकाश, विभाग बंटवारे को लेकर क्या सुगबुगाहट है, क्या लगता है कब तक बंट जाएंगे विभाग? जी देखिए, अभी मंत्री पद की शपथ लिए हैं, इसके साथ ही जो नेताओं से जितने भी मंत्री हैं उनसे हमने बात की, तो उनका सीधा कहना है कि अभी शपथ लिया है, मंत्रिमंडल का भी जल्द बंटवारा होगा। ये जो भी मंत्री जो भी विभाग बांटे जाएंगे वो मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय संगठन है, इसकी मुख्य भूमिका होगी। ऐसे में जल्द ही जो है विभागों का बंटवारा भी होने वाला है। हालांकि आज दिल्ली में बैठक है कार्य समिति की, इनकी केंद्रीय नेतृत्व की बैठक है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं ये 1-2 दिन के अंदर विभाग का भी बंटवारा जल्द मंत्रियों के बीच होने वाला है। जी
यानी कि इंतजार अभी करना पड़ेगा, जिस प्रकार से सत्यप्रकाश जी भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है। लगातार इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। मनीष जी, आपको लग रहा है समय का अंतराल बहुत ज्यादा है, और जो लगातार विपक्ष बोल भी रहा है कि अंदर खाने में बहुत ज्यादा मंथन की जरूरत पड़ रही है? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से 3 तारीख को मतगणना हुई, उसके बाद नतीजे आ गए, सरकार बन गई, और जिस प्रकार मुख्यमंत्री का चयन भी काफी विलंब से हुआ, और 2 डिप्टी सीएम और सीएम ने पहले शपथ ले ली, उसके बाद आप जो है मंत्रिमंडल में 9 सदस्यों का आज शपथ ग्रहण हुआ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले पे ऐसा लगता है लेट जरूर है, पर भारतीय जनता पार्टी को जो है काफी फूक करके कदम रखना पड़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जो है कहीं ना कहीं नए हैं, और जो मंत्रिमंडल में भी नए लोग आए हैं, कहीं ना कहीं युवा जोश और अनुभव दोनों का जो एक सम्मिश्रण सामने आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी भी इसलिए ज्यादा चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो युवा जोश अनुभव पर हावी हो जाए। देखिए, एक प्रोटोकॉल की जो दिक्कतें हैं वो तो ये है कि आपने जैसे मुख्यमंत्री बना दिया और 2 उप मुख्यमंत्री बना दिया, दोनों उप मुख्यमंत्री नए हैं, उसके बाद सीनियर जो 5 आपके नए मंत्री आए हैं, ये कहीं ना कहीं कैबिनेट का तमाम चीजें जो शायद मनीष जी ये निश्चित तौर पर बताना चाहते हो कि कहीं सामंजस्य बैठाने में अगर कहीं दिक्कत होती है तो बहुत बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए हो सकती है। अब ये देखने वाली बात की क्या कुछ होता है। सत्यप्रकाश जी, चूंकि कैबिनेट की चर्चा हो रही है, पूर्व कैबिनेट की भी आपको याद दिलाएं, विधानसभा चुनाव जिसमें 9 कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के हार गए थे, अब सिलेक्शन क्या बीजेपी की तरफ से ऐसा है जो लंबी दौड़ में काम आएगा? देखिए अवंतिका जी, ये जो हमारी हार हुई थी, देखिए हम वैसी हालत नहीं हुई हमारी 19 जो उनकी 2018 में हुई थी 14-15, हमारा वोट शेयर 0.36% है। लोकतंत्र हार जीत लगा रहता है। 2018 में इनके बड़े बड़े कद्दावर, अमर अग्रवाल से लेकर कद्दावर, इनके नेता भी मंत्री भी हारे थे, तो लोकतंत्र हार जीत चलती रहती है। मगर हाँ, हारे क्यों, हम ये एक सोचने वाले विषय है। मैं पार्टी की तरफ बात करूं तो कि हमने इतना काम किया था, जो 15 साल इन्होंने छत्तीसगढ़ में मंत्री सेवा नहीं की, मगर हाँ हारे क्यों, ये महत्वपूर्ण चीज है। उस पर जैसे आज भी और कल भी समीक्षा बैठक हो रही है, उस हार के कारणों से हम बाहर निकलेंगे, उस पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सत्यप्रकाश जी, आप लोग तो पूरे देश में धरना प्रदर्शन निकाल रहे हैं अभी अलग ही मुद्दे पर, चिंतन मंथन के लिए आपके पास समय है क्या? आपने अपने अभी हेडलाइन में दिखाया कि आज राजीव भवन में आज भी बैठक है, कल भी है, 2 दिन तक मैराथन बैठक आपने तो भी चलाया ना, आज भी है कल भी है। वो देखिए इंपॉर्टेंट लोग तो बीच में धरने पर नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में धरने पर बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसा ही होगा। 4 बजे से देखिए वो जो धरना प्रदर्शन है वो भी आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हो रहा है। जो व्यक्ति आपको पास बनवा के दे रहा है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, मगर विपक्ष के सांसदों को आप निलंबित कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है। उसके उपराष्ट्रपति के मजाक उड़ाने पर भी तो कुछ नहीं कह रही कांग्रेस। अरे वही मैं बोला, वो वही मोदी जी हैं जिन्होंने संसद के अंदर राहुल गांधी जी के नकल करके मजाक उड़ाया था, जिन्होंने ओ दीदी कहा था। ये वही मोदी जी है जिन्होंने सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, तो उस समय आपको अपमान नहीं आ रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूं, आज जब लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, विपक्ष आवाज उठा रहा है, विपक्ष जनता के मुद्दे उठा रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है। तो इन्होंने वही मैं बोला, महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिससे पास बनवाया, जो कर्नाटक इनके सांसद है, उनके ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई। मगर आप 141 सांसदों को निलंबित कर देते। ठीक है, आप जो कार्रवाई करने चाहते हैं आप कीजिए, मगर उनके ऊपर भी कीजिए। बीजेपी तो परिवारवाद का आरोप लगाती है आप पर, लेकिन बीजेपी ने प्रूव कर दिया कि परिवारवाद से हटकर नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। और बीजेपी में 5 ऐसे चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में दिखाई दे रहे हैं सत्यप्रकाश जी, जो पहली बार विधायक बने और पहली बार मंत्री भी। अरे हमारे यहाँ भूपेश बघेल जी किसान पुत्र मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आप यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन है, मजदूर के पुत्र, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। कहाँ भूपेश बघेल, आपने तो पूरे चुनाव में भूपेश बघेल को अकेला छोड़ दिया। अरे किसान, अरे कहाँ उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। अमरजीत भगत कहते हैं छत्तीसगढ़ में सब अपना अपना देख रहे थे, इसलिए सब निपट गए। अरे वो देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, वो कहाँ बोलना चाहिए अलग मुद्दा है, मगर जब बैठक हो रही है, समीक्षा होगी ना, जो क्या कारण था क्या नहीं कारण, सब समीक्षा हो रही है। समीक्षा बाहर बच सकते हैं, बट बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं बच सकते। सत्यप्रकाश जी लौट रहे हैं आपके पास। मनीष गुप्ता जी, परिवर्तन की जो टाइमलाइन सेट करी है बीजेपी ने इस बार, बहुत जरूरी होगा कांग्रेस के लिए उस टाइमलाइन को समझना भी। दीपक बैठ जो काबिज रहते हैं अपने पोजीशन पर, लगातार जब बीजेपी परिवर्तन कर रही है, जब ऑपोजिशन आपका जो है ऑपोजिट पार्टी है वो परिवर्तन कर रही है, आपको सीखना चाहिए ना मनीष जी? नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार के हालात हुए हैं, कांग्रेस की जितनी बुरी पराजय हुई है, मुझे लगता है 9 मंत्रियों का हारना
कहीं ना कहीं ये बात साबित करता है कि कांग्रेस की रणनीति में कुछ खामियां थी और जो इनके कद्दावर नेता थे, जो योजनाएं बनाकर के नीतियों के क्रियान्वयन की जिनकी जिम्मेदारी थी, वो अगर हार रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है और ये सोचनीय प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नया प्रयोग शुरू किया है छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार से अनुभवी और युवा नेताओं का जो समन्वय उन्होंने स्थापित किया है और जिस तरीके से जो सोशल इंजीनियरिंग की है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस को समय भी की कमी है मनीष जी, समय की कमी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कहा कि कुछ यहाँ पर नए एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, बेबाकी से बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना है।